पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। इफ़ सी एंड डी आर टू इवेंट्स such that event C completely event D and probability of D does not equal to 0, then correct statement among the following is। ठीक है, अब इसकी चार ऑप्शन में हमें पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका सी एंड डी टू इवेंट्स है। ठीक है ना, सी एंड डी हमारा क्या है, दो इवेंट है। और बोल रहा है साथ में क्या कि हमारा सी जो है वो सी इवेंट जो है वो सबसेट है किसका, सी इवेंट सबसेट किसका है, डी का। मतलब इवेंट सी जो है कम्प्लीटली इवेंट डी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट सी इंटरसेक्शन और इवेंट डी निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, सी के बराबर आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड और हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डज नॉट इक्वल टू 0। अब इस चार ऑप्शन में हमें देखना है, तो हमें निकालना है। अब चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड डी, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना हो जाता है, तो आपको तो मालूम है, तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन डी प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। देखिए यहाँ से हम निकाल चुके हैं ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब हमें ये चेक करना है। अब देखिए दूसरी बात दिया हुआ है, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सिंस हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा 1 के बराबर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और 0 के भी बराबर होता है और 1 के भी बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा 1 के बराबर होगा। अब हमें ये वैल्यू देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी करते हैं, तो जब ये 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1 से छोटा है। अच्छा, अगर हम दोनों ओर क्या कर दें, दोनों और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें और इधर भी कर दिए। ठीक है, तो हमें अब क्या मिल गया, देखो तो ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिल गया। और ये वैल्यू जो है, आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू कितना के बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड डी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यही हमारा आंसर होगा। या देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन डी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ऑप्शन नंबर 4, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर 4 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट हमारा दिया है 1 2 3 डैश डैश 20 तक। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर्स when arranged in some order will form an AP is 1 upon 85। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इन द फोर चूजन नंबर form an AP, then set of all possible value of a common difference is plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, इसमें चेक करना है कौन गलत है। इस चार ऑप्शन दिया आपका एसोसिएशन रीजन का है। चलिए, तो पहले क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट, तो सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है,
तो सेट दिया है 1 2 3 और ये डैश डैश दिया हुआ है 20। आपको चार नंबर रेंडमली क्या करना, सेलेक्ट करना है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर नंबर्स। तो ये कितने नंबर है यहाँ पर देखिए, ये 1 से लेकर 20 तक है, इसका मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है आगे स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि जो चार नंबर आप सिलेक्ट किए हो, ये देखो आगे स्टेटमेंट में द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर्स व्हेन अरेंज इन सम ऑर्डर विल फॉर्म एन AP 1/85। मतलब जो आप चार नंबर सेलेक्ट किए हो उसको अरेंज करेंगे तो वो AP में होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/85 है। ठीक है ना, 1/85 है। इसका मतलब ये हुआ, देखो 1 मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है अब। अच्छा, तो पहले हमें इवेंट देखना पड़ेगा कि टोटल इवेंट कितने होंगे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है जी, AP का सेट, माने वो चार नंबर का जो सेट बनेगा वो AP में होना चाहिए। उस तरह का कितने सेट बनेंगे ये हमें निकालना है। अच्छा, अब ये नहीं बता रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो कॉमन डिफरेंस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो देखेंगे कितना तक होगा और सेट क्या क्या बनेंगे। तो सपोज़ करो कि मान लो कि हम कॉमन डिफरेंस कितना लेते हैं 1। अगर हम कॉमन डिफरेंस 1 लिए तो हमारा सेट क्या बनेगा, चार अगर नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, एक सेट बन गया। और क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 दूसरा सेट हो जाएगा। ऐसे इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये, इसी तरह से देखो ये जाएगा, ये आएगा 17 18 19 और 20, ये लास्ट होगा। इसका मतलब इसमें इसकी संख्या कितनी हो गई, देखो 1 से स्टार्ट हुआ 70 तक गया, तो ये हो गया 17। ठीक है। अगर मान लो कि कॉमन डिफरेंस 2 का लेते हैं, तब कितना, ये कैसे चार का सेट बनेगा, तो 1 लिए तो 1 के बाद 3 5 7। अगर 2 लो तो 2 के बाद कॉमन डिफरेंस हमें 2 आना चाहिए, तो 2 4 6 8। इसी तरह से ये कितना जाएगा, तो ये जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा 14, उसके बाद 16, उसके बाद 80, उसके बाद 20, इसके बाद ये नहीं जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से, ये देखो ध्यान से देखिए, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 14 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 14। अब देखो अगर कॉमन डिफरेंस आप कितना ले रहे हो, 3 ले रहे हो। ठीक है, तो फिर ये 1 4 7 10, आगे देखो 2, उसके बाद ये आ जाएगा 5 8 11, इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा, तो ये देखो जाएगा, ये 11, उसके बाद 14, उसके बाद 17, उसके बाद 20, उसके बाद नहीं जाएगा। अब तो इसकी संख्या कितनी होगी, 1 से स्टार्ट किए यहाँ पर 11 तक गया। ठीक है, तो ये हो गया 11। अब ध्यान से देखो, अगर हम कॉमन डिफरेंस 1 का लिए हैं तो 17 बना, कॉमन डिफरेंस 2 का लिए हैं तो ये 14 सेट बना, कॉमन डिफरेंस 3 का लिए थे तो 11, मतलब 3 कम हो रहा है। इस तरह से आगे देखो, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस हम 4 का लेते हैं तो ये कितना बनेगा, ये इसकी कितनी बनेगी, ये हमारा बन जाएगा 8 का। अगर हम कॉमन डिफरेंस 5 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने सेट बनेंगे, तो 3 कम कर दो, ये 5। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर हम लेते हैं 6 का तो 3 कर दोगे तो 2। अब कॉमन डिफरेंस 7, तो 3 करेंगे तो -1 में आ जाएगा, तो मतलब कॉमन डिफरेंस अब 7 नहीं होगा, 6 तक ही होगा। अब देखो हमारा सेट कितना बना, तो हमारा जो सेट बना वो देखो 17 बना, 14 बना, 11 बना, 8 बना, 5 बना और 2 बना। मतलब ये चार का इतने सेट बने जो AP में होंगे। अब इसकी टोटल कर लो, क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे। अब देखो 17 14 11 8 5 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57, टोटल 57 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
57 मतलब फेवरेबल आउटकम 57 और टोटल आउटकम 24। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 57 ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल, ये आपका होगा 4 फैक्टोरियल और ये हमारा 16 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 57। ये आपका 20 फैक्टोरियल, तो इसको लिख देंगे 20 इंटू 90 इंटू 80 इंटू 17 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 4 3 2 1 ऊपर चल जाएगा, तो ये 4 3 2 हो गया, ये 20 19 18 और 17। ओके, देखो ये 3 टाइम्स में चला गया, ठीक है। और ये 3 का 9 और 2 18, ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया 5, ठीक है। तब देखो कितना आया, तो 1/5 इंटू 17 मतलब 1/85। इसका मतलब कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी कितना होया 1/85। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है आपका, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि in the fourth chosen numbers form an AP, then set of all possible value of a common difference is plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5। मतलब कॉमन डिफरेंस 5 तक ही हुआ, नहीं ये गलत है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 भी है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 2 गलत हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट 2 वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा क्या होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 भी है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब तो हमें पता चल गया। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर 5 इंडिपेंडेंट Bernoulli trials, each with probability of success P, if the probability of at least one failure is greater than or equal to 31/32, then P lie in the interval। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होंगे। तो देखिए आपके क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या है जी, P है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, अब P हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा फेलियर कितना हो जाएगा, मतलब 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर का मतलब कि फेलियर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर किस करेंगे, किसके लिए, तो फॉर 5 इवेंट के लिए, मतलब 5 ट्रायल के लिए। तो यहाँ पर हमारा 5 इवेंट के लिए करेंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल दिया है तो 5 इवेंट के लिए करते हैं। अच्छा तब हमारा अगर हम देखें, अब जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सक्सेस कितना हो जाएगा, P⁵। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का हो जाएगा 1 माइनस P⁵। अच्छा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31/32। अच्छा तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर
ये इसी के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बराबर होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के ही बराबर होगा। और ये कितना हुआ, 1 माइनस p⁵, 5 ट्रायल के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 31/32 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 30 इसको इधर कर दें और p⁵ इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 1/32 आ जाएगा। अच्छा, तो p⁵ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p⁵ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का पावर, होल पावर कितना हो जाएगा 5। तो आपका क्या आएगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 1/2। अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा इंटरवल में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये यहाँ पर लेस देन होगा, ठीक है ना। हमें ऐसे यहाँ पर लेस देन, सॉरी लेस देन मतलब p यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो लेस देन आएगा। तो ये देखो अब p लेस देन इक्वल टू 1/2 आया, इसका मतलब क्या इंटरवल होगा, 0 से लेके 1/2 तक। ये तो देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, तो यह हमारा 0 से लेके 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लेट A B C B पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ C ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट डिवाइड C इज इक्वल टू। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो दिया हुआ है आपको क्या दिया, ए बी सी यहाँ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है एंड पी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिवाइड सी। चलो, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, मैंने ऐसे बार भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन बी बार और ये सी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये ए बी सी हमारा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। आप तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी, इसको मल्टीप्लाई किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को तोड़ते हैं। अच्छा, इसको अब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए मल्टीप्लाई करने पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस, और ये देखो ये भी चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा क्या आया, ये हो गया किसके बराबर, तो ये हमें ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइड सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी हमारा क्या दिया है, देखिए ए बी सी सुकी सिंस ए बी सी एंड सी आर क्या है, इंडिपेंडेंट दिया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये ए बी सी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है।
इवेंट दिया हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब देखो उसके इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो और दिया है क्या, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या है जी, 0 के बराबर दिया हुआ है, ये 0 के बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया। अच्छा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0। बट यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये 0 से बड़ा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0 से बड़ा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, और ये तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है। अब ये वैल्यू हम किस में रख देते हैं, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो अब यहाँ पर निकल गया, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन सी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाएगा 0। तो आपका कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। बार को सी के फॉर्म में, मैंने कम्प्लीमेंट है। देखो कौन सा ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो ऑप्शन नंबर ए 1 ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट माइनस बी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, लेट टू फेयर 6 फेस डाइस A and B be thrown simultaneously if E1 is the event that die shows a 4, ठीक है, E2 is the event that die B shows of 2, and E3 is the event that sum of numbers on both dice is odd, then which of the following statement is not true। अब इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, बोल रहा है E1, E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, और E1 E3 आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा क्या है जी, 2 डाई एक साथ फेंका गया। तो 2 डाई जब एक साथ फेंका गया तो हमारा सैम्पल स्पेस आपको मालूम है क्या बन सकता है, देखो 1 1 का बनेगा, ऐसे 1 2 का बनेगा, इस तरह से डैश 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 कहाँ जाएगा, 1 6 तक जाएगा, इस तरह से 2 1 का बनेगा, फिर 2 2 का बनेगा, फिर डैश 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 कितना जाएगा, 2 6 तक जाएगा। ये देखो 3 1 का बनेगा, 3 2 का है, इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 3 6 तक जाएगा। अब देखो 4 1 4 2, और ये भी कितना जाएगा, ये 4 6 तक जाएगा। 5 1 5 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 6 तक जाएगा। अब 6 1 6 2, और ये भी कितना जाएगा, 6 और 6 तक जाएगा। अब देखो इसका मतलब आपका सैम्पल स्पेस, ये देखो सैम्पल स्पेस ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें इवेंट E1 निकालना पड़ेगा, मतलब कि देखो E1 माने इवेंट 1 क्या है, इवेंट 1 बोल रहा है कि हमारा जो बोल रहा है E1 इज द इवेंट है डाई अ शो ऑफ 4, मतलब पहला वाला डाई जो है वो 4 शो करे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो आ जाएगा 4 1 आपका, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, यही होगा। अच्छा, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इसकी संख्या कितना हो गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36, तो ये आ गया 1/6। कितना आ गया, 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए E2 इवेंट क्या बोल रहा है कि ये शो करना चाहिए, पहला मतलब नहीं, E2 इज द इवेंट दैट डाई बी शो अप टू, इसका मतलब कि 1 2, मैंने दूसरा हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 1 2 हो सकता है, 2 2 होगा, 3 2 होगा, 4 2 होगा,
52 होगा और 62 होगा। अच्छा, इसकी भी संख्या कितनी हो गई, इसकी भी हो गया 6। अब देखिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 6/36 से आ जाएगा 1/6, ये भी 1/6 आ जाएगा। अब देखिए E3 हमारा जो इवेंट है वो बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑन बोर्ड डाइस इज ऑड आना चाहिए। अच्छा, तो देखो क्या क्या हो सकता है, तो 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 होगा, फिर ये 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा। उस तरह से 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, ठीक है, 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा। उसके बाद 3 1 नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 4 होगा, और 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। इस तरह से कितना हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 3 होगा, और 4 5 होगा। फिर 5 2 होगा, 5 2 के बाद 5 3 नहीं होगा, 5 4 होगा, और 5 6 होगा। उसके बाद 6 1 होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 होगा, और 6 5 होगा। इसके अलावा नहीं होगा। देखो सबका सम क्या आ जाएगा, ऑड। अब देखो इसकी, अगर इसकी हम संख्या निकालेंगे, ये कितना आ जाता है, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/36, ये कितना आएगा, 1/2। अब हमें क्या, देखो अब हमें चेक करना पड़ेगा, सब में चेक करना पड़ेगा। देखो क्या क्या बोल रहा है कि E1 E2 आर इंडिपेंडेंट, E1 E3 इंडिपेंडेंट, E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, या तीनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का क्या कंडीशन होता है, इंडिपेंडेंट का आपका कंडीशन होता है कि जैसे मान लो कि इफ़ A एंड B आर, अगर मान ये बता रहे हैं A एंड B आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये कंडीशन होता है, ठीक है। इसी पे चलेंगे। अब चलो E1 E2 का देखना है, तो E1 और E2 के बारे में देखना है, तो सबसे पहले हम E1 और E2 का इंटरसेक्शन निकाल दिए, वैल्यू कितना आएगा। अब देखो E1 क्या है, E1 में 4 होना चाहिए, और E2 में क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये एक ही हमारा बनेगा 4 2, मतलब एक ही सेट बनेगा, तो ये हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी अब, तो इसकी हमारा संख्या हो गया 1 का। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें कितना आ जाएगा, 1/36। अच्छा, तो अब देखो, अब E1 इंटू E2 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो, ये कितना होगा, ये 1/6 है, और ये भी 1/6 है, तो ये भी आया 36। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी माने E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि E1 एंड E2 क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है जी, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। ये आपका तो हो गया E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। दूसरा हम देखेंगे, अब दूसरा हम चेक करेंगे कि E1 एंड E3 कैसा है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। चलिए E1 हमारा क्या है जी, E1 हमारा जिसमें 2 आना चाहिए, और E3 क्या हुआ, E3 हमारा हुआ कि सम हमारा ऑड होना चाहिए। अब ये देखते हैं ये हमारा कितना आता है कि E1 और E3 इवेंट में देखेंगे, ठीक है। E1 और E3 देखते हैं, तो E1 एंड E3 देखते हैं। तो E1 क्या है, E1 बोल रहा है कि 4 आना चाहिए, और E3 बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, उसका सम ऑड होना चाहिए। तो एंड मतलब 4 भी हो, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब 4 1। अब देखो 4 1 के बाद क्या आ सकता है, 4 3, और 4 कितना हो जाएगा, 5। देखिए यही बनेगा, 4 भी है और सम क्या है, ऑड भी है। तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका, इसकी संख्या कितनी हो गई, तो इसकी अगर हम संख्या निकालेंगे
तो ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉबिलिटी निकालो, प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 बराबर हो गया 3/36, और ये आ गया हमारा कितना 1/12। अब यहाँ पर देखिए प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ E3 करके चेक करते हैं, तो ये तो होता है 1/6 और ये आया 1/2, तो ये 1/12, ये भी दोनों बराबर है। देखो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो गया कि E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट। अब चेक किसका करेंगे, अब चेक करेंगे E2 और E3 का। तो E2 इवेंट और E3 एंड इंटरसेक्शन, मतलब इसको भी फिर ये दोनों एक साथ होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या आ जाएंगे, E2 हुआ कि हमारा डाई 1 में क्या आना चाहिए जी, डाई 1 में नहीं, डाई B में 2 आना चाहिए, और E3 है कि सम क्या है, और होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। इसका मतलब क्या बनेगा, देखिए देखो 1 और 3, 1 और 2 बनेगा, उसके बाद 3 और 2 बनेगा, और 5 और 2 होगा। यही देखो सेकंड में 2 है और दोनों का सम ऑड है, तो इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 3 है, तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपका प्रॉबिलिटी हो जाएगा 3/36, ये भी आया 1/12। अब देखो, अब प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ E3 चेक कर लो। तो प्रॉबिलिटी ऑफ E2 है हमारा 1/6 और प्रॉबिलिटी ऑफ E3 है 1/2, तो ये भी हो गया 1/12, मतलब ये भी दोनों बराबर है। मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन प्रॉबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ E3 बराबर है। इसका मतलब कि हमारा E1 सॉरी इसका मतलब E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि यहाँ पर तीनों इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है तीनों। अब देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, ठीक है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, सही है। E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, यही सही है, मतलब तीनों सही है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ही गलत होगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं E1 E2 और E3 कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो वो भी चेक कर लेंगे। अगर वो चेक करते हैं तो देखो उसका हम तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो E1 E2 और E3 इसका ये आ जाएगा 5, कोई भी ऐसा सेट नहीं बनेगा, कोई भी नल सेट होगा। मतलब कि फर्स्ट में हमारा क्या होना चाहिए 4, सेकेंड में 2, और दोनों का सम क्या होना चाहिए ऑड, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये आ जाएगा आपका नल सेट बनेगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 हमारा कितना हो गया 0। तो अगर हम प्रॉबिलिटी इसका निकालें, अगर हम इसकी प्रॉबिलिटी निकालें तो ये 0/36 इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करें, अगर हम इन प्रॉबिलिटी ऑफ E1 प्रॉबिलिटी ऑफ E2 और प्रॉबिलिटी ऑफ E3, तो 1/6 1/6 1/2, ये हमारा 1/ कितना हो जाएगा 72, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब ये हमारा ये क्या हो जाए, ये बराबर ये नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि E1, E2 एंड E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन 1 में ये इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ऑप्शन 1 आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर इज 2।
ये नॉट ट्रू, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑप्शन में दिया इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है। अ बॉक्स contain 15 ग्रीन 10 येलो बॉल एंड 10 बॉल आर randomly drawn one by one with replacement with then the variance of the number of a green ball drawn each। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी में हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल यहाँ पर लिख लेंगे। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना दिया हुआ था आपका 15 दिया है। नंबर ऑफ येलो बॉल कितना दिया है 10, तो टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल बॉल हो गया 25। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा 15/25 और ये कट के कितना आ गया, तो ये हो जाएगा, कटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये आ गया 5। अब निकाल लेते हैं इसका मतलब ये कितने, इसको मान लिए p बराबर कितना आ गया 3/5। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बॉल, नॉट ग्रीन बॉल, नॉट ग्रीन बॉल मतलब कि येलो बॉल होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। ठीक है, येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, तो ये हो जाएगा 10/25 और ये कितना हो जाएगा 2/5 आ गया। ठीक है, मतलब Q बराबर कितना हो गया 2/5। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉल ड्रॉन कितना है जी 10। इसका मतलब कि हमारा n बराबर कितना हो गया 10 आ गया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका वेरिएंस बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो वेरिएंस बराबर होता है n इंटू पी इंटू क्यू। n की वैल्यू कितनी है 10, p की वैल्यू कितनी है 3/5 और q की वैल्यू कितनी है 2/5। तो कितना हो जाएगा ये कितना, तो ये 2 आया, तो ये कितना हो जाएगा ये 12/5। ऑप्शन आंसर आपका क्या आएगा 12/5। वेरिएंस हमारा 12/5 होगा ग्रीन बॉल का, तो 12/5 ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 10 then probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4। मतलब हमें ये सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है। सेट क्या है जी, तो 0 1 2 3 डैश डैश ये आपका 10 तक दिया है। हमें दो नंबर क्या करना है सिलेक्ट करना है, तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स कितना हो जाएगा, ये 0 से 10 है मतलब 11C2। अच्छा मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो 11C2। अच्छा 11C2 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा 11 × 10/2, ये कैंसिल, तो ये कितना होगा 55 आ गया, 55 आ गया। अब इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट हमारा बोल रहा है कि इवेंट जो है वो है क्या है, मतलब कि सम बोल रहा है कि सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का मॉड, एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4, आर मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो ये क्या आएगा, अब देखो मतलब हमें दो नंबर, इवेंट ये बोल रहा है इसके फेवर में है कि जो दो नंबर आप सिलेक्ट करोगे, जो पेयर दो नंबर सेलेक्ट करोगे उसका डिफरेंस
और उसका सम 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो चलिए, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 और 4 होगा, मतलब 4 के 0 से और 10 तक है, मतलब कि यहाँ पर 4 के मल्टीपल में या तो 4 आएगा या तो 8 आएगा। तो देखो 0 4 और दूसरा आ जाएगा हमारा 0 8 और कोई नंबर नहीं होगा। अब देखो 1 का करते हैं, 1 का कोई भी नंबर नहीं होगा ऐसे 1 के साथ कि जो डिफरेंस और उसका सम 4 के मल्टीपल में है। सम तो होगा उसका 4 के मल्टीपल में, कि डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे 1 और 3 करेंगे, 1 3 सम करेंगे तो 4 का मल्टीपल में है, लेकिन 1 माइनस 3 करेंगे तो 4 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए 1 का नहीं आएगा। 2 का आएगा, देखो 2,6 हो जाएगा और 2,10 आ जाएगा। 3 का नहीं आएगा, 4 का आएगा, 4,8 आएगा और फिर 6 का आएगा, 6,10 आएगा। इसकी संख्या देखो कितनी आ गई, इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आया। अब प्रॉबिलिटी निकाल लेंगे, इस इवेंट की प्रॉबिलिटी कितना हुआ, तो 6/55। तो 6/55 आंसर देखो 6/55 है, हाँ आंसर नंबर 2। ओके बच्चों,